क्या आपको अपनी जॉब बोरिंग और डिप्रेसिंग लगती है? क्या लाइफ में आपको कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लग रहा? आज कई ऐसे लोग हैं जो लाइफ में गलत चीज़ों से जुड़े हैं, यानी जो काम उनके लिए बना ही नहीं है, लोग फिर भी कर रहे हैं और फिर उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। इसलिए ये जानने के लिए कि हमारी लाइफ का पर्पस या मीनिंग क्या है, आपको अपने एलिमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। इस समरी में आप अपने उस एलिमेंट के बारे में जानेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। अपने एलिमेंट को ढूंढने के लिए आपको 3 प्रोसेस फॉलो करने होंगे। साथ ही आपको लाइफ के 3 प्रिंसिपल से भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जो आपको अपनी खोज में हेल्प करेंगे। आप अपने एलिमेंट में नेचुरली अच्छे होंगे, पर शायद आपको ये नहीं पता कि आप इसमें वाकई कमाल कर सकते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने टैलेंट का पता ही नहीं है, लेकिन ये समरी आपको अपनी हिडन एबिलिटीज से वाकिफ कराएगी। साथ ही आप सीखोगे कि अपने पैशन के बारे में कैसे पता लगाया जाए कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपका एलिमेंट आपके पैशंस पर बेस्ड होता है। अपने एलिमेंट को जानना और उसी के हिसाब से लाइफ जीना आपको एक स्पिरिचुअल एनर्जी देगा। ये समरी आपको सिखाएगी कि खुशी का सही मतलब बताएगी। हमारी खुशियों में जब तक हमारी भलाई शामिल ना हो, तब तक वो सच्ची खुशी नहीं हो सकती। जब हम अपने एलिमेंट को जान लेते हैं, तो हमारी खुशियों के साथ साथ भलाई भी बढ़ती जाती है। इंसान सोशल एनिमल है। अगर हम उन लोगों के साथ उठना बैठना रखेंगे जो हमारे जैसे हैं, तभी हम ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक जैसे एलिमेंट वाले लोग एक ट्राइब में आते हैं, इसलिए जिससे आपका एलिमेंट मिले, आप उनसे ज्यादा मेलजोल रखो। आप सीखोगे कि अपने ट्राइब को कैसे ढूंढा जाए और अपने ट्राइब में रहने के क्या-क्या फायदे होते हैं। तो आप लाइफ में मीनिंग ढूंढना चाहते हैं या लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करने की सोचते हैं? आपके ये दोनों ही सपने अपने एलिमेंट में रहकर पूरे हो सकते हैं। ये समरी आपको उसे ढूंढने का रास्ता बताएगी। फाइंडिंग योर एलिमेंट। हम सबके अंदर कोई ना कोई नेचुरल स्किल या क्वालिटी ज़रूर होती है। आप ज़रूर होगी जिसे आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते होंगे, और यही एक्टिविटी असल में आपका एलिमेंट है, यानी वो काम जिसे करने में आपको मज़ा आता है। उसे करते हुए आप कभी बोर नहीं होते। तो मान लीजिए यही वो चीज़ है जिसे करने के लिए आप पैदा हुए थे। आपको अपना एलिमेंट क्यों ढूंढना चाहिए? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण पर्सनल है। अपना एलिमेंट ढूंढकर आप अपनी कैपेबिलिटीज का पता लगा सकते हैं, जो आपको लाइफ में सही डायरेक्शन की तरफ गाइड करेगा। दूसरा कारण है सोशल। सोसाइटी तभी इम्प्रूव होगी जब लोगों को उनका एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि ये आपको एक पर्पस देगा और आपको निराशा, डिप्रेशन और सुसाइड करने के विचारों से बचाएगा। तीसरा कारण है इकोनॉमिक। आपका एलिमेंट आपका नेचुरल टैलेंट दिखाता है। आपके एलिमेंट में आपके कंपेटिटर्स भी कम होंगे। ऐसी जॉब जो आपके एलिमेंट में फिट होती है, वहां आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। इससे आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा सकते हो और इजीली प्रमोशन भी पा सकते हो। तो अपने एलिमेंट को ढूंढना किसी जर्नी से कम नहीं है। चाहे इसके लिए आपको 2 तरह की दुनिया की खाक छाननी पड़े, तो भी ये वर्थ है। तो पहली दुनिया है हमारा इनर वर्ल्ड, यानी हमारा माइंड, जहां हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स रहती हैं। दूसरी दुनिया है आउटर वर्ल्ड, यानी बाहरी दुनिया, आपके आसपास का माहौल, जहां आप दूसरे लोगों के साथ रूबरू होते हैं। अब इन दोनों दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 3 प्रोसेस फॉलो करने होंगे। पहला प्रोसेस है टर्निंग डाउन द नॉइज, यानी शोर को कम करना। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां आप सिर्फ अपना इनर वर्ल्ड ही एक्सप्लोर करोगे। आप कोई बाहरी आवाज़ नहीं सुनोगे। हम हर वक्त अपने आसपास कई लोगों से घिरे रहते हैं, तो इन लोगों के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। उन्हें जो हमसे उम्मीदें हैं, उन पर हमें खरा भी उतरना होता है। लेकिन ये हमें अपना एलिमेंट पाने से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। एक और डिस्ट्रैक्शन है इन्फॉर्मेशन। आज इंटरनेट की वजह से दुनिया बेहद छोटी हो गई है। हम डेली ऑनलाइन कितनी चीजें देखते सुनते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, पलक झपकते ही हासिल की जा सकती है। ऐसे में हम खुद पर फोकस करने के बजाय इन्फॉर्मेशन के इस जाल में भटक सकते हैं। टर्निंग डाउन द नॉइज का मतलब है अपनी लाइफ से इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। लेकिन ये आप करोगे कैसे? इसके लिए आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, जो आपके माइंड को एकदम क्लियर कर देगा, ताकि आप खुद पर ज्यादा फोकस कर पाएं। मेडिटेशन के लिए कोई मुश्किल पोज नहीं बनानी या जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक सिंपल मेडिटेशन एक्सरसाइज बताएंगे, जो आप घर में कर सकते हो। अपनी पीठ सीधी करके एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ। अपने कंधे एकदम ढीले छोड़ दो। आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। कुछ सेकंड सांसों को होल्ड करो, फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दो। अपनी सांसों पर फोकस करते हुए इस प्रोसेस को रिपीट करो।
कुछ देर करने के बाद रेगुलर ब्रीदिंग पर आ जाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रीदिंग पर होना चाहिए। मेडिटेशन के दौरान हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है, पर ये एकदम नॉर्मल है। आप जब ब्रीदिंग पर फोकस करना सीख जाओगे तो थॉट्स भी कंट्रोल होने लगेंगे। आप ये एक्सरसाइज रोजाना 10 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलकर 10 मिनट और रिलैक्स करो। दूसरा प्रोसेस है अपना नजरिया चेंज करना। आपने खुद को लेकर एक इमेज बना रखी होगी। आपके मन में कुछ धारणाएं होंगी, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि वो गा नहीं सकते, लेकिन क्या ये कंफर्म करने के लिए उन्होंने कोई सिंगिंग क्लास ली है कि वो गा सकते हैं या नहीं? ठीक ऐसे ही दूसरों ने भी आपके लिए कुछ धारणाएं बना रखी होंगी। आपके बारे में उनकी सोच आपकी सोच को अफेक्ट करने लग जाती है। ऐसे लोग आपको शायद अपने एलिमेंट तक पहुंचने नहीं देते। इसलिए अपने एलिमेंट की तलाश करते हुए ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। अपना नजरिया चेंज करने का एक तरीका है विजन बोर्ड बनाना। कई बार जब आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो कुछ सेंटेंसेस या इमेजेस आपको अट्रैक्ट करते होंगे। उन वर्ड्स और इमेजेस को काट लो और एक बोर्ड पर चिपका दो। ये तैयार हो गया आपका विजन बोर्ड, जो आपके पैशंस और हॉबीज को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखो जहां से आप उसे डेली देख सको। ये आपका नजरिया चेंज करके आपको अपने एलिमेंट पर फोकस करने में हेल्प करेगा। एक और टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग की। इसके लिए आपको एक पेन और पेपर लेना है। अब आराम से बैठकर डिसाइड करो कि आप किस थीम पर लिखना चाहते हो। थीम का एक एग्जाम्पल हो सकता है मेरे पैशंस। आपके माइंड में जो भी आए लिख डालो। स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन या ग्रामर की टेंशन मत लो। 5 मिनट तक बिना रुके लिखते रहो। एंड में आपके पास अपने पर्सनल थॉट्स से भरा एक डॉक्यूमेंट होगा। इसे पूरा पढ़ो और जो इम्पोर्टेंट लगे उसे हाईलाइट करो। जूली कैमरॉन एक ऑथर है जो ऑटोमेटिक राइटिंग अलग तरह से यूज करती है। हर सुबह नींद से उठने के बाद पहला काम वो ये करती हैं कि जो भी मन में आए उसे लिख लेती हैं। उनकी ऑटोमेटिक राइटिंग की कोई थीम नहीं होती। जूली ये इसलिए करती हैं ताकि उनके माइंड से रैंडम थॉट्स निकल जाएं। फिर उसके बाद वो अपने दिन भर के काम पर ठीक से फोकस कर पाती हैं। इस टाइप की राइटिंग में जब आप सब कुछ लिख लें, उसके बाद आपको पेपर नहीं देखना है। अपने एलिमेंट को ढूंढने का तीसरा प्रोसेस ये है कि आप कोशिश करते रहो, यानी आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। नए लोगों से मिलो और नई नई एक्टिविटीज ट्राई करो, वरना आप कभी अपने एलिमेंट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इन सारे प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको 3 प्रिंसिपल मालूम होने चाहिए। ये प्रिंसिपल आपको अपनी खोज में गाइड करेंगे। ये आपको उन चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करेंगे जो आपके सामने आएंगे। पहला प्रिंसिपल ये है कि आपकी लाइफ यूनिक है। इससे पहले आपके जैसी लाइफ किसी ने नहीं जी है, ना ही कोई आगे जिएगा। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हो। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन ऐसी चीजें हैं जो इंसान को जानवरों से अलग करती है। हम खुद को डेवलप करने के लिए अपनी यूनिक स्किल्स यूज करते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी यूज करके अपनी लाइफ को शेप दे सकते हो। तीसरा प्रिंसिपल ये है कि लाइफ ऑर्गेनिक है। इसका मतलब ये है कि लाइफ के बारे में कुछ भी पहले से कहा नहीं जा सकता। हमारी लाइफ इस बेसिस पर बना है कि हम अपनी डेली लाइफ की अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेविड ओगलवी की लाइफ, जिन्हें फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। वैसे डेविड शुरुआत से ही सेल्स पर्सन नहीं थे। पहले वो पेरिस में शेफ हुआ करते थे। उनका सेल्स करियर तो तब स्टार्ट हुआ जब उन्होंने स्कॉटलैंड में कुकिंग स्टोव बेचने शुरू किए। स्टोव बेचते हुए उन्होंने एक सेल्स मैनुअल लिखी थी, जो बाद में बेस्ट सेल्स मैनुअल के तौर पर पॉपुलर हुई। उनकी सेल्स मैनुअल पब्लिश होने के बाद लंदन की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया। इस फील्ड में डेविड को खूब सक्सेस मिली। बाद में वो एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए अमेरिका चले गए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेविड ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस ज्वाइन की। जब वॉर खत्म हुई तो वो किसान बन गए। 10 सालों तक डेविड अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में फार्मिंग कम्युनिटी में काम करते रहे। उसके बाद वो न्यूयॉर्क वापस आए और मैदर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की। 20 सालों के अंदर डेविड ने इस फर्म को दुनिया की नंबर 1 लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी बना दिया था। आप भी अपनी लाइफ को डेविड के जैसा ही ऑर्गेनिक रास्ता दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी लाइफ प्लान नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स आपको उस चीज पर फोकस करने में हेल्प करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है ताकि आप शॉर्ट टर्म गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकें। व्हाट आर यू गुड एट? आपका एलिमेंट आपके एप्टीट्यूड और एबिलिटी से तय होगा।
एप्टीट्यूड वो नेचुरल टैलेंट है जिसके साथ आप जन्मे हो। ये एप्टीट्यूड आपको एबिलिटीज़ में बदलने होंगे। एबिलिटीज़ के लिए एजुकेशन और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। डेरिक एक बच्चा है जिसके अंदर मशीनरीज को हैंडल करने का एप्टीट्यूड है। 10 साल की उम्र से ही वो मोटरसाइकिल के इंजन खोलकर देखता था कि वो कैसे काम करते हैं, और फिर वो उस इंजन को वापस जोड़ भी देता था। कुछ ही महीनों में उसने अपने भाई की मोटरसाइकिल रिपेयर करना सीख लिया था। फिर उसने कार इंजन पर हाथ आजमाना शुरू किया। यानी 13 साल की उम्र में डेरिक हर तरह की गाड़ी का इंजन ठीक कर सकता था। डेरिक ने इंजन ठीक करने की इस एबिलिटी के लिए अपने एप्टीट्यूड को यूज़ किया था, लेकिन उसकी ये एबिलिटी उसके एक्सपीरियंस की वजह से अभी लिमिटेड ही थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए वो प्लेन का इंजन ठीक नहीं कर सकता था, क्योंकि वो देखने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला था। इसके लिए उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती, तभी वो सीख पाता। कुछ लोग लाइफ में जल्दी ही अपना एप्टीट्यूड ढूंढ लेते हैं, या यूं कहें कि उन्हें मिल जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कभी अपना एप्टीट्यूड नहीं मिल पाता। यहाँ हम एक सिंपल एक्सरसाइज बता रहे हैं जिससे आप अपना एप्टीट्यूड ढूंढ सकें। सबसे पहले एक बड़ा पेपर लो। इस पेपर पर वो सारी एक्टिविटीज़ लिखो जो आप डेली करते हो। अब इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। 3 कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं वर्क, हॉबी और हाउस होल्ड वर्क, यानी घरेलू काम। आपको वही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसका कोई मतलब हो। अब सोचो कि आपके अंदर इन सारी कैटेगरीज के लिए क्या क्या एप्टीट्यूड है। जैसे मान लो अगर आप अकाउंटेंट की जॉब करते हो तो इससे रिलेटेड एप्टीट्यूड है मैथ्स। अब हो सकता है कि आपकी हॉबी पेंटिंग हो, जिससे रिलेटेड एप्टीट्यूड है क्रिएटिविटी और टैलेंट। इन सारी एप्टीट्यूड्स को एक अलग पेपर पर लिख लो। अब उन्हें इस बेसिस पर रैंक दो कि आप उनमें से कितने में अच्छे हो या बुरे हो। इसके लिए आप 3 ग्रुप बना सकते हो, गुड, एवरेज और नॉट सो गुड। लास्ट में अपने ग्रुप को रिव्यू करो। ये ध्यान रहे कि आपकी रैंकिंग एक्यूरेट यानी सटीक हो। ये कंप्लीट होने के बाद गुड एप्टीट्यूड्स को देखो। ये वो चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। आप इन एरियाज़ में अपनी एबिलिटीज़ ईजिली डेवलप कर सकते हो। हालांकि ये टेस्ट उन एप्टीट्यूड्स को नहीं दिखाता जिन्हें अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किया है। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ये है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट लो। ये टेस्ट डिसाइड करेंगे कि आपके एप्टीट्यूड्स क्या हैं। फिर उसी हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपको किस टाइप की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। आपको ऑनलाइन बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन ये ऑनलाइन टेस्ट लेते वक्त आपको सावधान रहना होगा। कई बार इनमें ब्रॉड स्टेटमेंट लिखे होते हैं जो आपको कुछ हद तक लुभा सकते हैं। इससे आपको लग सकता है कि पूरा रिजल्ट एकदम सही है। इसे फॉरर इफेक्ट कहते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल खुद ऑथर केन रॉबिन्सन है, जिन्होंने अपने बेटे के साथ एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था। इसमें 2 टेस्ट थे 3-3 घंटे के सेशन के, जिसमें उनकी मेमोरी, वोकैबुलरी, मैथ्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का टेस्ट लिया गया था। रिजल्ट के कुछ पार्ट एकदम सही थे। इससे पता चलता था कि केन में अपने बेटे से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन स्किल्स हैं। दोनों जानते थे कि ये बात सच है। टेस्ट से ये भी पता चला कि केन के बेटे को केन के मुकाबले म्यूज़िक की बेहतर समझ थी। अब जिन्हें अपना एलिमेंट नहीं पता उन्हें लगेगा कि पूरा का पूरा रिजल्ट ही सही है, लेकिन केन जानते हैं कि उनका एलिमेंट पब्लिक स्पीकिंग है। टेस्ट कहता है उनका एप्टीट्यूड इंटीरियर डिज़ाइन के लिए अच्छा है। इससे पता चलता है कि कैसे एप्टीट्यूड टेस्ट बड़ी आसानी से आपको आपके एलिमेंट से दूर कर सकता है। साथ ही ये बात भी ध्यान में रहे कि आपका एलिमेंट टाइम के साथ बदल सकता है। आपके कई तरह के एप्टीट्यूड हो सकते हैं। टाइम के साथ जो एप्टीट्यूड आपको पसंद या नापसंद हो वो चेंज हो सकते हैं। आपका एप्टीट्यूड आपको अलग अलग फील्ड में लेकर जा सकता है। अब जैसे एलिजाबेथ को ही देख लो। बचपन से ही वो पेंटिंग में बड़ी टैलेंटेड थी, यानी ये कहा जा सकता है कि उसके अंदर क्रिएटिविटी का एप्टीट्यूड है। एक दिन उसने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और वो कॉम्पिटिशन जीत गई। उसने जितनी बार भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया वो हर बार जीती। एलिजाबेथ बड़ी होकर एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनी। उसका एलिमेंट पेंटिंग से कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की तरफ चेंज हो गया था, हालांकि वो सेम एप्टीट्यूड पर फोकस करती रही। व्हाट डू यू लव? एप्टीट्यूड ही इकलौती चीज़ नहीं है जो आपका एलिमेंट डिफाइन करती है। एलिमेंट ऐसी चीज़ है जिसे लेकर आप पैशनेट फील करते हैं। पैशन एक तरह का प्यार ही तो है। ये आपको पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए पावर देता है। लेकिन ये स्पिरिचुअल एनर्जी है क्या? इसे समझने के लिए आपको पहले फिजिकल एनर्जी पर ध्यान देना होगा। आपकी बॉडी की एनर्जी आपके लाइफस्टाइल से अफेक्ट होती है। कुछ खास टाइप के फूड और मेडिसिन आपकी एनर्जी लेवल कम कर सकते हैं। नींद पूरी लेने से भी हमारी फिजिकल एनर्जी बढ़ती है। स्पिरिचुअल एनर्जी सेम तरह से काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इयान एक रॉक बैंड में ड्रमर है। वो पूरा दिन अपने बैंड के साथ परफॉर्म करता और दिल खत्म होने पर थका हारा घर लौटता। इयान इस काम से खुश और सैटिस्फाइड है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है। इयान अपने म्यूजिक को लेकर पैशनेट है,
लेकिन इसके साथ ही वो खुद का बिजनेस भी करता है, जहां से उसकी मेन इनकम होती है। पूरा दिन अपने काम में बिजी रहने के बावजूद वो अपने पैशन के लिए वक्त निकाल ही लेता है। इयान डेली अपने स्टूडियो में ड्रम बजाने की प्रैक्टिस करता है। जैसे इयान की स्पिरिचुअल एनर्जी उसे पावर देती है, ठीक वैसे ही आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी आपको पावर देगी। पैशन का कोई एक शेप या फॉर्म नहीं है। केन रॉबिन्सन ने ट्विटर पर इस टॉपिक पर लोगों का नज़रिया जानने के लिए एक सवाल पूछा था, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका काम करना आप बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते? तो एक औरत ने कहा कि उसकी एक फ्रेंड है जो नाला साफ करने का काम करती है और उसे अपना काम पसंद है। अब जाहिर सी बात है, इस काम से ज़्यादातर लोग नफरत करेंगे। एक और एग्जाम्पल है टीचिंग का। कुछ लोगों को पढ़ाने का काम एकदम बोरियत भरा लगता है, लेकिन ये उन टीचर्स से जाकर पूछो जिन्हें अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में मज़ा आता है। रैंडी पार्सन्स बचपन से ही एक टैलेंटेड गिटारिस्ट रहा है। उसके दोस्त और फैमिली मेंबर्स हमेशा यही कहते थे कि तुम एक रॉक स्टार बन सकते हो, लेकिन रैंडी को ऐसा नहीं लगता कि वो म्यूज़िक की फील्ड में अपना करियर बना पाएगा। 18 साल का होते ही उसने अपने सारे गिटार बेचकर मिलिट्री ज्वाइन कर ली। मिलिट्री छोड़ने के बाद रैंडी ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। उसके अंदर इस जॉब के लिए नेचुरल एप्टीट्यूड था। रैंडी के सुपीरियर्स उसके साथ काम करना पसंद करते थे। उसे लगातार प्रमोशन मिलते गए, लेकिन फिर भी रैंडी अंदर से खुश नहीं था। जो काम वो कर रहा था उसमें उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिली। उसे अपने अंदर एक खालीपन हमेशा महसूस होता रहा। एक दिन रैंडी ने वापस म्यूजिक की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो गिटार बजाना नहीं बल्कि बनाना चाहता था। रैंडी ने एक स्टोर से कुछ टूल्स खरीदे। वो अपने बेसमेंट में गया और गिटार बनाने की प्रैक्टिस करने लगा। 2 साल तक उसने अपने बेसमेंट में काम किया और गिटार बनाना सीखता रहा। उन 2 सालों में रैंडी ने एक भी गिटार पूरा नहीं बनाया था। उसके बाद उसकी मुलाकात एक फेमस गिटार बनाने वाले आदमी बोस से हुई। बोस को रैंडी का पैशन देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने डिसाइड किया कि वो रैंडी को गिटार बनाना सिखाएगा। अब क्योंकि रैंडी पहले गिटार बजाता था, इसलिए उसे बोस के इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत नहीं हुई। बोस के अंडर में 1 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद रैंडी ने खुद का स्टोर खोला। धीरे धीरे उसका बिजनेस चल निकला और आज उसका स्टोर पार्सन्स गिटार पूरी दुनिया में फेमस है। कई फेमस रॉक गिटारिस्ट्स रैंडी के क्लाइंट हैं। शायद रैंडी की तरह आप भी शुरुआत में अपना पैशन ना ढूंढ पाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार मान लें। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं कि उनका पैशन है क्या। शायद ही कोई इंसान होगा जिसका कोई पैशन ना हो, और अगर ऐसा कोई है तो ज़रूर उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, जैसे साइकोपैथी या सोशियोपैथी। कुछ लोग ऐसी चीज़ें करना भी पसंद करते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन आमतौर पर ये प्रॉब्लम की बात नहीं है। कई केसेस में देखा गया है कि पैशन एप्टीट्यूड से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि पैशन आपको और कड़ी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। पैशन आपको और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना सकता है। कई लोग ये सोचकर परेशान होते हैं कि उन्हें अपना एलिमेंट कब मिलेगा। इसे समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि अपने एलिमेंट को ढूंढना प्यार में पड़ने जैसा है। अगर वो मिल गया तो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आपको एक तरह का सुकून और सेटिस्फैक्शन फील होगा। आपका पैशन क्या है ये जानने के लिए उसे ढूंढिए। जिस एक्सरसाइज की हेल्प से आपको अपना एप्टीट्यूड मिला था, वही एक्सरसाइज यूज़ कीजिए। फिर से ऐड। अब इन कैटेगरीज को 3 न्यू ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। ये ग्रुप है थिंग्स यू एंजॉय, यानी वो काम जिन्हें करना आपको पसंद है। थिंग्स यू डोंट माइंड डूइंग, यानी जिन्हें आपको करने में कोई आपत्ति नहीं है। और थिंग्स यू डू नॉट एंजॉय, यानी वो काम जिन्हें करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार फिर से पहले ग्रुप में फोकस करो। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें लेकर आप सबसे ज़्यादा पैशनेट फील करते हो। कुछ सवाल हैं जो आप खुद से पूछ सकते हो अपने पैशंस को और क्लियर करने के लिए। जो चीज़ आप एंजॉय करते हो उसमें आपको एग्जैक्टली क्या अच्छा लगता है? क्या उस एक्टिविटी को करने का कोई और तरीका भी है? जो चीज़ आप एंजॉय नहीं करते, क्यों नहीं करते? इन्हें और ज़्यादा मज़ेदार कैसे बनाया जाए? वॉट मेक्स यू हैप्पी? अगर आप लोगों से पूछें कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, तो वो यही कहेंगे, खुशी। कुछ लोग कहेंगे कि अपने जॉब में सक्सेसफुल होना उनका सपना है, या एक हैप्पी फैमिली उनका सपना है। लेकिन उन्हें ये चीज़ें इसलिए चाहिए क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती है। लेकिन अफसोस कि आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो वाकई में खुश हैं। आज लोग पहले से कहीं ज़्यादा अमीर ज़रूर हैं। आज टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दी है, लेकिन उसी मात्रा में डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है। आज लोग सक्सेसफुल तो हैं मगर खुश नहीं हैं। इसकी एक वजह शायद ये हो सकती है कि लोग गलत जगह पर खुशी ढूंढ रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पैसे से हम हर सुख, हर खुशी खरीद सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में सच है?
नहीं, यूएस में उन लोगों पर एक स्टडी की गई जिनके पास $10 मिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं। इस स्टडी से पता चला कि उनमें से ज्यादातर लोगों का यही मानना था, पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय और बढ़ाता है। यानी पैसा अपने साथ कई तरह की परेशानियां भी लेकर आता है, इसलिए ये खुशी पाने का जरिया तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर एक सवाल और खड़ा होता है, खुशी आखिर है क्या? इसे बढ़ाया कैसे किया जा सकता है? सोंजा ल्यूबोमिर्स्की एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका कहना है कि खुशी कोई टेम्परेरी इमोशन नहीं है, बल्कि ये एक लास्टिंग भावना है जो दिखाती है कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। ऐसा कोई मौका याद करो जब आपको वाकई में बड़ी खुशी हुई थी, शायद जब आपको अवार्ड मिला था या फिर जब आप ऑनलाइन गेम जीते थे। लेकिन खुशी की ये फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं। जब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो आप खुश हुए, लेकिन सच्ची और लंबे समय तक रहने वाली खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप अपने एलिमेंट में होंगे। यास्मीन हेलाल एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं जो करीब 1 दशक से इजिप्शियन नेशनल टीम के लिए बास्केटबॉल खेल रही हैं। इतना ही नहीं, वो बेहद स्किल्ड बायोमेडिकल इंजीनियर भी हैं। उसकी लाइफ का एक दौर ऐसा भी था जब वो इस फील्ड में बेहद सक्सेसफुल रही थी। यास्मीन को ये दोनों काम पसंद थे, बास्केटबॉल खेलना और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी। उसे गेम्स में जीतकर जितनी खुशी मिलती है, उतनी ही नई मशीन बनाकर मिलती है। हालांकि ये दोनों ही फील्ड यास्मीन के लाइफ को लंबे समय तक खुशी नहीं दे पाते, लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी हद तक अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड है। एक दिन 3 गरीब बच्चों ने यास्मीन से कुछ पैसे मांगे। यास्मीन ने उन पर तरस खाकर कुछ पैसे दे दिए, लेकिन वो और पैसे मांगने लगे। उस वक्त यास्मीन के पास और पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें वादा किया कि वो उन्हें अगले दिन और पैसे देगी। इस घटना का यास्मीन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। उसके आस पड़ोस में न जाने कितने ही गरीब और लाचार लोग थे, लेकिन यास्मीन का ध्यान कभी उनकी तरफ गया ही नहीं था। वो हमेशा अपने करियर में बिजी रही। तभी उसे एहसास हुआ कि वो कितनी लकी है जो उसके पेरेंट्स ने उसे कंफर्टेबल लाइफ दी, एजुकेशन दी, उसे इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसे उन गरीब बच्चों पर बड़ा तरस आया जो सड़कों पर भीख मांगते थे। इससे इंस्पायर होकर यास्मीन ने एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू की जिसका नाम तलीदा फाउंडेशन रखा गया। इस फाउंडेशन का गोल था गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना, जिसके लिए उनकी स्कूल फीस भरी जाती थी। यास्मीन इन बच्चों को फ्री कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम और आर्ट क्लास भी प्रोवाइड कराती थी। तो ये था यास्मीन का एलिमेंट जो उसे तलीदा फाउंडेशन में मिला था। जब वो इंजीनियरिंग फर्म में काम करती थी, उस वक्त भी उसके मन में इन गरीब बच्चों की मदद का ख्याल आता था। फाउंडेशन खोलने के 3 महीने बाद ही यास्मीन ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब उसका सारा फोकस फुल टाइम चैरिटी पर था। ये काम उसके लिए इतना सुकून भरा था कि उसे पूरा होने का एहसास होता था। सिर्फ खुशी पर फोकस करना काफ़ी नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटी एंजॉय करते हो, लेकिन फिर भी आपको अंदर से खालीपन का एहसास होता हो। इसके बजाय आप खुशी को अपने वेलबीइंग की तरह देखो। वेलबीइंग को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से एक भी कैटेगरी में वीक परफॉर्मेंस आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो पहली कैटेगरी है आपकी करियर वेलबीइंग। ये तब पूरी होगी जब आप अपनी डेली एक्टिविटी एंजॉय करोगे। सेकेंड कैटेगरी आती है सोशल वेलबीइंग। ये तब होगा जब आपके रिलेशनशिप्स प्यार भरे और मजबूत बनेंगे। तीसरी कैटेगरी है फाइनेंशियल वेलबीइंग, यानी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन पर कंट्रोल होना। चौथी कैटेगरी आपकी फिजिकल वेलबीइंग है। ये तब होगा जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पांचवी कैटेगरी है कम्युनिटी वेलबीइंग। ये तब पूरी होगी जब हमारे आसपास के सब लोग हमें प्यार और रिस्पेक्ट देंगे। आपको असली खुशी तभी मिलेगी जब आप इन 5 कैटेगरीज को पूरा करेंगे। बहुत से लोग तर्क करते हैं कि उनकी खुशी उनके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी खुशी को मेन 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं: आपका माहौल, बायोलॉजी और आपका बिहेवियर। इन तीनों में से आपका बिहेवियर 40% तक आपकी खुशी को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन बिहेवियर हमारे अपने कंट्रोल में है। हम क्या चूज करेंगे या क्या फील करेंगे, ये हमारे हाथ में है। ग्रेचन रूबिन एक ऑथर हैं जो कई सालों से हैप्पीनेस पर स्टडी कर रही हैं। वो कहती हैं कि खुश रहने का एक ही तरीका है, आप ये सोचो कि आप खुश हो बस। जब आपको आपका एलिमेंट मिल जाए तो अपने अंदर ये माइंडसेट डेवलप कर लो। खुश रहने का एक और तरीका है गेटिंग ओवर योरसेल्फ, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचने की सोच को बदलो, दूसरों की खुशियों और उनकी ज़रूरतों को भी समझो। ये चीज़ हमें यास्मीन हेलाल के केस में एकदम साफ दिखाई देती है।
आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अपने एलिमेंट में रहना कोई परमानेंट हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो फिर भी रहेंगी और बुरे लोग भी मिलते रहेंगे, पर हाँ, अपने एलिमेंट में रहने की वजह से आपको इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप वाकई में खुश रहते हैं फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग कैसे हैं या हालात कैसे हैं। Where's your tribe? इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है, लेकिन आपके पैशन और इंटरेस्ट नहीं। आपका एलिमेंट ऐसी चीज़ नहीं जो आपके लिए यूनिक हो। ऐसे कई और लोग हैं जो आपका एलिमेंट शेयर करते हैं। यही वो लोग हैं जो आपका ट्राइब बन सकते हैं। अपने एलिमेंट में होने का मतलब है अपने ट्राइब में फिट होना। आपको अपने एलिमेंट के लोगों का कल्चर अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे मान लो किसी काम या एक्टिविटी को लेकर आप बहुत पैशनेट है, लेकिन उससे जुड़ा कल्चर आपको पसंद नहीं है, तो इसका मतलब वो काम आपका एलिमेंट नहीं है। अब जैसे जॉन का ही एग्जाम्पल ले लो, वो फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। उसे इस गेम में एक प्रोफेशनल प्लेयर बनने का भी मौका मिला, लेकिन जॉन ने इस मौके को हाथ से गंवा दिया क्योंकि उसे प्रोफेशनल एथलीट्स का कल्चर पसंद नहीं था, बल्कि जॉन को कैजुअल टीम्स के साथ खेलने और उन्हें कोच करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर आपके एलिमेंट से मैच करते ट्राइब्स का होना आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आपको अपने ट्राइब में रहने के 4 फायदे मिलते हैं: एफर्मेशन, गाइडेंस, कोलैबोरेशन और इंस्पिरेशन। ये चारों चीज़ आपको किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। एफर्मेशन यानी सपोर्ट। आपको इससे एक सपोर्ट की फीलिंग मिलती है। जब आप ट्राइब के साथ जुड़े होते हो तो आपको एहसास होता है कि आपका पैशन नॉर्मल है, यानी आपके जैसे और लोग भी हैं जो सेम पैशन शेयर करते हैं। इंसान को आगे बढ़ने के लिए दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। एक ट्राइब का होना आपकी इम्प्रूवमेंट की पोटेंशियल को बढ़ाता है। गाइडेंस का मतलब है इंस्ट्रक्शंस और मेंटरिंग। हम खुद ही सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, हमें गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। अक्सर हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो हमें सिखाए, सही रास्ते पर गाइड करे। आपके ट्राइब के एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब है साथ मिलकर काम करना। एक ट्राइब के मेंबर्स अक्सर साथ मिलकर सब कुछ करते हैं ताकि एक दूसरे से सीख सकें। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो इंसान दूसरों से शेयर करता है। इससे पूरी ट्राइब को अपने एलिमेंट में इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। कोलैबोरेशन से आपको नए दोस्त और नए प्रोजेक्ट ढूंढने में हेल्प मिलती है। इंस्पिरेशन का मतलब है इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेट होना। आपको अपने ट्राइब में कुछ बहुत सक्सेसफुल लोग ज़रूर मिलेंगे। उनकी स्टोरी आपको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए इंस्पायर करेगी और आप अपने फ्यूचर गोल्स अचीव करने में जी जान से जुट जाओगे। अगर आप किसी ट्राइब में नहीं हो तो आपको ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे जो आपको इंस्पायर कर पाएं। द मेक मैगजीन इन्वेंटर्स और थिंकर्स के ट्राइब को टारगेट करती है। ये वो लोग हैं जो नई नई मशीनें बनाते हैं और मौजूदा मशीनों में कई तरह के बदलाव करते हैं। ज़्यादातर ये लोग अकेले और सबसे कटकर रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन मेक मैगजीन ने उन्हें अपना अलग ट्राइब ढूंढने का मौका दिया। डेल डावर्टी मेक के फाउंडर हैं। उनकी मैगजीन लॉन्च होते ही एकदम पॉपुलर हो गई थी। मेक नए गैजेट और बदलावों के बारे में स्टोरीज पब्लिश करता है। उन्होंने दिखा दिया था कि इन टॉपिक्स में बहुत से लोग इंटरेस्ट रखते हैं। इससे उन इन्वेंटर्स को फौरन एफर्मेशन मिल गई जो इस मैगजीन को पढ़ते थे। धीरे धीरे मेकर मूवमेंट की लीडिंग आवाज़ के तौर पर उभरी। मेकर मूवमेंट एक ट्राइब है जो मशीनों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में दिलचस्पी रखता है। मेक में दी गई इन्फॉर्मेशन कई इन्वेंटर्स को गाइड करने का भी काम करती है। मेकर मूवमेंट जब काफ़ी पॉपुलर हो गया तो उन्होंने मेकर फेयर क्रिएट किया। ये एक फेस्टिवल की तरह था जहां इन्वेंटर्स जमा होते थे। मेकर फेयर में उन्हें अपनी नई नई इन्वेंशन दिखाने का मौका मिलता था और कई इन्वेंटर्स आपस में कोलैबोरेट करके इवेंट के लिए बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीनें बनाया करते थे। 2011 में कैलिफोर्निया मेकर फेयर में 70,000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया था। इनमें से कई तो अभी बच्चे ही थे या नए इन्वेंटर थे। इस फेयर में जो क्रिएशन देखने को मिली उससे साबित हो गया था कि इन लोगों में पोटेंशियल की कमी नहीं है और मौका मिले तो ये क्या कुछ नहीं कर सकते। जो नौजवान ट्राइब ज्वाइन करते थे उनके लिए ऐसे इवेंट्स काफ़ी इंस्पायरिंग होते थे। कभी-कभी अपने ट्राइब में जाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको अपना एलिमेंट पता चल जाता है। आप इसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो। आराम से बैठकर सोचो कि आपको किस टाइप का ट्राइब चाहिए। नीचे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। आपको लोगों में क्या इंटरेस्टिंग लगता है? किस टाइप की पर्सनालिटी के लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं? आपके लिए ट्राइब में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है? आप लोगों पर ज़्यादा फोकस करते हैं या उनके काम पर?
ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको ढूंढने होंगे, तभी आप अपनी पसंद का ट्राइब ढूंढ पाओगे। हो सकता है उनका और आपका एलिमेंट सेम हो। पुराने ज़माने में लोगों को अपना ट्राइब ढूंढने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के टाइम में इंटरनेट की मदद से सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है। बस आपको गूगल सर्च करना है और पलक झपकते ही आपके पैशन से मैच करते हुए ट्राइब्स आपको मिल जाएंगे। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी आपको सेम पैशन और इंटरेस्ट वाले लोग मिल जाएंगे। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने सीखा कि हमें अपना एलिमेंट ढूंढना है, जो पर्सनल, सोशल और इकोनॉमिक कारणों से आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अपने एलिमेंट को ढूंढने के लिए 3 प्रोसेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं: टर्निंग डाउन द नॉइज, चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव और गिविंग इट अ ट्राई। अपने एलिमेंट को ढूंढते वक्त आपको 3 प्रिंसिपल हमेशा याद रखने हैं। ये बात ध्यान रहे कि आपकी लाइफ यूनिक और ऑर्गेनिक है। ये आपकी लाइफ है, इसलिए इसे खुद क्रिएट करो। दूसरी चीज़, आपने अपने एप्टीट्यूड और एबिलिटीज़ के बारे में भी समझा। जिन चीज़ों में आप नेचुरली अच्छे हैं, वो आपका एप्टीट्यूड है। आपका एलिमेंट आपके एप्टीट्यूड से डिसाइड होगा। एप्टीट्यूड आपको कई एबिलिटीज़ डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपका एलिमेंट भी चेंज हो सकता है। तीसरी चीज़, पैशन भी हमारे एलिमेंट को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। पैशन एक तरह का प्यार है जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे एलिमेंट के लिए पैशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपके एप्टीट्यूड से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। चौथी चीज़, आपने सीखा कि कैसे अपने एलिमेंट में होना आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है। आपका एलिमेंट आपको लॉन्ग लास्टिंग सेंस ऑफ पर्पस और खुशी देता है। ये आपकी वेल बीइंग को भी इम्प्रूव करता है। आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए 5 तरह की वेल बीइंग ज़रूरी है: करियर वेल बीइंग, सोशल वेल बीइंग, फाइनेंशियल वेल बीइंग और कम्युनिटी वेल बीइंग। फाइनली, आपने अपने ट्राइब को ढूंढने के फायदे के बारे में जाना। आपका ट्राइब उन लोगों का ग्रुप है जिनके इंटरेस्ट्स और पैशन आपसे मिलते हैं। ये आपको एफर्मेशन, गाइडेंस, कोलैबोरेशन और इंस्पिरेशन देते हैं। आपको शायद लगता होगा कि आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। आप शायद सोचते होंगे आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और दिन काट रहे हैं। अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि आप वो नहीं कर रहे जिसके लिए आपने जन्म लिया है। आपने क्यों जन्म लिया है, ये पता करना आपका काम है। अपने एलिमेंट को ढूंढकर आप अपना पर्पस ढूंढ सकते हैं। आपका एलिमेंट ही आपको सच्ची खुशी और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दे सकता है।